साइड्स में करंट डेंसिटी across a cylindrical wire of radius r, मतलब कोई हमारे पास इस प्रकार से सिलिंड्रिकल वायर है, ऐसे ये हमारा एक वायर है, समझ में आ रहा है? एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, करंट डेंसिटी अक्रॉस अ सिलिंड्रिकल वायर रख लिए, और किसके बारे में हमसे बात कर रहा है? करंट डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, समझ गए? तो उसके फॉर्मूला को लेकर के चलेंगे, सवाल आसानी से बन सकता है। तो आर, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस इसका आर है, ऐसे समझ गया? कैपिटल आर वेरीज इन मैग्नीट्यूड। कौन वेरी कर रहा है? करंट डेंसिटी बदल रहा है ना, करंट डेंसिटी वेरीज, और रेडियस कितना है? आर है ना, इन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा, सिर्फ किसका बात कर रहा है? मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, समझ गए? देखिए, अगर ऐसे सवाल को आप बनाइएगा और बन जाता है और समझ में आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, फिर लगेगा कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, समझ गए? देखिए, वेयर आर, इसमें देखिए, इसमें आर जो लिखा हुआ है, ये वाला छोटा वाला आर, बड़ा वाला आर तो बता दिया आपको, ये भी करंट डेंसिटी है और ये भी करंट डेंसिटी है, और ये आपका रेडियस हो गया, और ये आर क्या है? छोटा वाला, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, तो इसका एक सेंट्रल एक्सिस ऐसे हम लोग बना लेंगे इस प्रकार से, ऐसे, और यहां से अगर हम इसके लास्ट वाले किनारे तक जाते हैं इतना, तो कैपिटल आर है, ऐसा बोल रखा है सवाल में। और अगर हम यहां तक जाते हैं, देखिए यहां तक जाएंगे या यहां तक जाएंगे, इसको भी स्मॉल आर कहेंगे, इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, और इसको भी स्मॉल आर कहेंगे। और इस प्रकार से अगर यहां पहुंच जाते हैं, जैसे ही इसको टच करेंगे सरफेस को, तब वो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हमारा ये जो छोटा वाला आर है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी, ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब आपके ऊपर है, आप कौन सा रखना चाहते हैं, है ना? कोई एक ही रख करके ना बनाएंगे, समझ गए? इस तरह से ऐसे, और फिर बोला कि 10 ऐसे, मतलब दिया हुआ ये रिलेशन है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। 10 द करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम जे नॉट, करा कि करंट डेंसिटी जो है मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कौन है? जे नॉट है। कहां पर है? एट दैट एक्सिस, ना, करंट डेंसिटी मैक्सिमम है एट दैट एक्सिस, मतलब उसी एक्सिस पर है, उसी एक्सिस पर है, मतलब कि r इक्वल टू 0। जैसे कि ये बड़ा r हो गया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर इसके ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इस जगह पर अगर हम आपसे पूछेंगे कि r कितना होगा, तब कैपिटल R होगा, समझ में? इसके इस जगह पर अगर आपसे हम पूछेंगे, ये वाला सेंट्रल एक्सिस पर पूछेंगे, तो r कितना होगा? 0 होगा। और अगर यहाँ पूछेंगे तो r कितना होगा? बड़ा आर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, बढ़ते जा रहा है। अब ऐसा इसने बोला भी है, एंड डिक्रीजेस लीनियरली, कि करंट डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो है ये वाला जे नॉट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर जे नॉट है, कहां पर? सेंट्रल एक्सिस पर जे नॉट है, और ये कौन सा है? मैक्सिमम है, सेंट्रल एक्सिस पर, समझ गए कि नहीं? यहाँ पर करंट डेंसिटी मैक्सिमम ऐसा बोला, और ये क्या होने लगा है? अब ये डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है? तो हम लोग जैसे जैसे इस एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं, तो ये डिक्रीज हो रहा है, समझ पा रहे आप लोग? जैसे इस तरह से मान लीजिए कि ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, आ रहा ना? तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा? छोटा वाला आर का वैल्यू 0 होगा, लेकिन यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। कैसे है? ये वाला रिलेशन को देखो, जैसे ही हम क्या बोलते हैं, इस आर का वैल्यू, आर के इस वैल्यू को 0 रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा कितना? 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0, समझ में आ रहा? और समझो, इस r के मान को अगर हम बड़ा R रख लेते हैं, तब क्या होगा? बड़ा R बटा बड़ा R क्या होगा? 1 होगा, 1, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट डेंसिटी यहां पर आकर के, इस जगह पर, इस सरफेस के ऊपर आकर के करंट डेंसिटी कितना हो जा रहा है? 0। और यहां पर सेंटर पर अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल लाइन पर, सेंट्रल लाइन पर अगर बात करेंगे,
तो करंट डेंसिटी हमारा कितना हो जा रहा है, जे नॉट हो जा रहा है, और कितना हो रहा है, मैक्सिमम। पता चला। इस बात को सोच करके ये वाला इक्वेशन बना दिया किसी ने, है ना, बन गया। अब क्या बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, पूरा समझा दिया आपको, देख लीजिए, है ना, डिक्रीज हो रहा है लिनियरली टू जीरो एट द सरफेस, ऐसे जा करके सरफेस पर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। कैलकुलेट द करंट, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द करंट। तो जैसे सॉल्यूशन करेंगे, करंट डेंसिटी बराबर जे बराबर डी आई बटा क्या होता है, डी ए, और डी आई बराबर क्या होगा, जे इंटू डी ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही हम जानते हैं, यही हमारा फॉर्मूला है। और इसमें मुझे किसकी जरूरत है, यहाँ देखो जे हमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहां से उठा लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, एरिया, अगर हम इसका एरिया का बात करेंगे बाबू, तो एरिया बराबर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया, तुम सोच के देखो, पूरा है कि नहीं, पूरा का पूरा एरिया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, एरिया बढ़ेगा, फिर ऐसे जाएंगे, जैसे ऐसे समझा रहा हूं, देखिए ऐसे, ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा, ये फ्रंट पार्ट है ना, और ये कौन सा है, सेंट्रल लाइन है ये वाला। तो यहां से जब हम इतना दूर जाएंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, यहां से जब हम इतना दूर जाएंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग, तो इसका एरिया कितना बनेगा, इस तरह से इसका एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। और फिर यहाँ पे चलेंगे तो इसका एरिया बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये भी पाई आर स्क्वायर, उसका रेडियस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे ये फ्रंट पार्ट को फिर से हम बना दे रहे हैं, बना दिए, और हम लोग क्या करेंगे, इस वाला सेंट्रल पॉइंट से कुछ डिस्टेंस जैसे आर डिस्टेंस पर जा करके, यार बोला ना हमको, इसमें आर डिस्टेंस पर जा करके हम लोग क्या करेंगे कि एक एरिया कंसीडर करेंगे। देखिए, जिसकी थिकनेस, इसका थिकनेस कितना रखेंगे, देखिए ऐसे, ध्यान से देखिए, कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर इसका रेडियस क्या होगा, ये वाला जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस कितना होगा, आर। पता चल रहा है कि नहीं, इसका रेडियस कितना, आर। और ये वाला जो इसका थिकनेस आएगा, इस वाले थिकनेस को हम लोग रख लेते हैं डी आर। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसे हम लोग कितना रखेंगे, डी आर। हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, इसको रख लेते हैं डी आर। समझ में आ रहा, अगर हम आपसे इसका एरिया पूछेंगे, इस वाला पोर्शन का एरिया पूछेंगे, तो आप खुद समझ लो इसका पूरा एरिया कितना होगा, तो कैपिटल ए होगा, पूरा एरिया कितना होगा, कैपिटल ए होगा। लेकिन इस वाले सिर्फ पोर्शन का एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा डी ए, जिसकी मुझे यहाँ पर जरूरत है। अरे समझ में, है ना, जिसकी मुझे यहाँ पर जरूरत है। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते थे तो बहुत बार ऐसा बनाते थे, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर लेते थे कि नहीं, यहाँ पर भी हम लोग ऐसा ले रहे हैं। अब बताइए आप लोग कैसे एरिया निकालेंगे, इसको अगर मैं बनाना चाहूंगा तो कैसे बना सकता हूं, देखिए ऐसे बना सकता हूं फिगर, ध्यान से देखिए। उसको हमने क्या किया, उस सर्कुलर पार्ट को हमने स्ट्रेट कर दिया। समझ में आ रहा है, सर्कुलर पार्ट को हमने क्या किया, स्ट्रेट। अब बताइए ये वाला कितना है, ये वाला है डी आर, है कि नहीं, ये वाला डी आर है। और पूरा लंबाई कितना है, इसका पूरा लेंथ का अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 2 पाई, कौन सा आर, इसका रेडियस, है कि नहीं, 2 पाई आर। ये क्या हो गया, इसका लेंथ, तो ये हो गया हमारा लेंथ, और लेंथ कितना है, तो 2 पाई आर है। ये आयताकार दिख रहा है कि नहीं, रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया कितना होता है बाबू, एल इंटू बी, क्या है कि नहीं, एल कितना है 2 पाई आर, इंटू बी कितना है इसका, तो डी आर। एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हमारा डी ए निकल गया, देखिए डी ए। समझ में आ रहा, हमने डी ए निकाल लिया, जे हमारा दिया हुआ, कुछ नहीं करना है, देखो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो डी ए इंटीग्रेशन कर देंगे बाबू, दोनों तरफ, पता है ना, डी अगर डी दोनों तरफ लगा रहेगा तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। और जे का मान कितना है बाबू, देखिए जे का कितना है, जे नॉट 1 माइनस आर बटा आर, है ना। और डी ए का मान कितना है, 2 पाई आर इंटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट देख लो तो लोग खुद से, यहां से स्टार्ट करेंगे,
आर बराबर कितना होगा, पहले 0, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, बड़ा आर, है ना समझ में, आर बराबर 0 और आर बराबर कैपिटल आर, ये सब समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। रख देंगे इसको, यहाँ पर रख देंगे 0 और यहाँ पर रख देंगे कैपिटल आर, और इसको इंटीग्रेट करना है, और फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो गया। बाकी अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हुआ, इंटीग्रेट कीजिए और तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, बोलो जी, इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे नॉट तो मैक्सिमम है, इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर, और इसमें से 2 पाई भी आ जाएगा बाहर। अंदर में कौन कौन बचेगा देख लीजिए आप, 0 आर और 1 माइनस आर बटा आर, सही है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर इंटू डी आर, सही लिखा है ना, देख लीजिए अच्छा से। अब देखिए इसको माइनस है तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में कर लेते हैं, जे नॉट 2 पाई, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आर इंटू डी आर, 0 टू आर, सही लिखे है ना, माइनस और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर ना, इंटू डी आर, और इंटीग्रेशन 0 टू आर, आ रहा बढ़िया समझ में, है ना। देख लीजिए अब इसको क्या करेंगे, बोलिए, जे नॉट इंटू 2 पाई लिख दिए, बोलो जी। अब इसका क्या होगा, मन कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू आर, उसका कितना हो जाएगा, माइनस, इसको बाहर कर लेंगे, देखिए ऐसे कर लेंगे ना, क्योंकि आर क्या है, कांस्टेंट है टोटल, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, जब होगा तो इसका होगा, क्या होगा बोलिए, आर क्यू बाई 3 ना, बाई 3, यही ना, और 0 टू आर, समझ में आ रहा है। और इसको फिर से बंद कर लेते हैं, देखो जे नॉट 2 पाई, इसका वाला माइनस वाला नहीं लिखेंगे तो कितना लिखाएगा ये बताइए तो, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका कितना लिखाएगा, हाँ ध्यान से देखो, एक बार में कर दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लो बाबू, इसको जैसे यहाँ नीचे आर है ना, तो ये 3 हो जाएगा ना, तो एक कटेगा तो 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाई 3, सही लिखे हैं, पता चला आप लोग को। अब बताइए क्या करेंगे, 3 यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा, तो क्या बचेगा बबुआ, बोलिए, हाँ 2 पाई कितना बचेगा, हाँ आर स्क्वायर बाई 6, सही लिखे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको सवाल में दे रखा है, किधर गया, यहाँ देखिए ऐसे देखो, बोला है कि इन टर्म्स ऑफ जे नॉट एंड द वायर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई है वहां पर और आर स्क्वायर है, उसके बदला में क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और इसको से इसको भी काट सकते हैं, तो कितना कट के आ जाएगा, बोलिए पाई आर स्क्वायर, तो जे नॉट ए बटा कितना 3, यही हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। समझ में आया है ना, कुछ नहीं, सिर्फ किसका था, इंटीग्रेशन का रोल है, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर जो बहुत बार पढ़ा है, और कुछ नहीं है, देख लो। ओम्स लॉ में देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, अभी 4 क्लास में हम लोग चैप्टर में इन कर रहे हैं, सेकेंड टॉपिक ओम्स लॉ, पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, करंट, और दूसरा टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ, और बीच में है आपका करंट डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी आप लोग को 2 दिन में पढ़ा है, सुनो लड़की थोड़ा अच्छा से पढ़ो। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और किताब में 2 तरीका से लिखा हुआ है ओम्स लॉ, पहले आप समझिए क्या है, देखिए जैसे देखो जी, एक तो वायर हम लोग अपना मन से मान लिए, वायर या फिर कंडक्टर, सही है, ध्यान से देखो, है ना, तो क्या होगा कि यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट मान लेते हैं, और यहां पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट, समझ में आ रहा बाबू। अब इसको तुम लोग अपना से समझने की कोशिश करो इस प्रकार से कि मेरे पास एक बर्तन है, इसी लेवल पर एक और मेरे पास बर्तन है, एक और कंटेनर है ना, इस तरह से देखिए ध्यान से, ठीक है बाबू। अब इसमें वाटर इतना भरा पड़ा है, इतना, और इसमें भी
इसमें भी वाटर इतना भरा पड़ा है, दोनों में सेम। अगर इस जगह पर अगर हम एक पाइप कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से, ऐसे एक तो पाइप कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर मान लो कि एक तो हम लोग ऐसे लगा देते हैं, नहीं रहता है नल में खोलने वाला क्या टैप होता है ना, हाँ उसको लगा दिए। अब इसको हम लोग ऐसे खोल देंगे तो क्या पानी इधर से इधर जाएगा या पानी इधर से इधर जाएगा, किधर से किधर जाएगा है? जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? पता है क्यों? क्योंकि दोनों में वाटर लेवल क्या है, सेम। वाटर प्रेशर यहाँ पर जो लग रहा है, प्रेशर प्रेशर कितना होता है, रो जी एच होता है, समझ गया? ये हाइट पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो हाइट है वाटर का, लिक्विड का जो भी हाइट है, यहाँ पर भी हाइट क्या है, सेम है। सेम हाइट मीन सेम प्रेशर। मतलब ये वाला वाटर इधर जितना प्रेशर लगा रहा है, इतना ये भी प्रेशर इस तरफ उतना ही लगा रहा है, दोनों प्रेशर बराबर होगा तो लिक्विड यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, ना तो लिक्विड इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। अब आप समझिए, यहाँ पर जैसे ही हम इसमें लिक्विड को इतना भर देंगे, इतना इतना सारा लिक्विड भर देंगे, अब बताइए किधर से किधर जाएगा? समझ में आ रहा ना आपको कि लिक्विड इधर से इधर फ्लो करना शुरू कर देगा। तो फ्लो जो स्टार्ट हो रहा है, फ्लो ऑफ द वाटर, फ्लो ऑफ द वाटर जो हो रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ द चार्ज। फ्लो ऑफ द चार्ज मीन्स करंट, है कि नहीं? और यहाँ पर जो फ्लो ऑफ द वाटर हो रहा है वो लिक्विड प्रेशर से डिफाइन हो रहा है, लिक्विड प्रेशर से डिसाइड हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं? इसी तरह से वहां पर देखो मेरे पास वायर है और हम चाहते हैं कि करंट इधर से इधर जाए, हम चाहते हैं कि करंट ऐसे जाए, तो कब जाएगा? क्या 5 वोल्ट और 5 वोल्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल 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 डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इक्वल टू 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर वाटर का फ्लो पहले वाला कंडीशन में नहीं हो रहा था, उसी तरह से उसका भी नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो करंट का फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या इसे हमें 15 कर देना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? पता चल रहा है? तो अब बताओ कि करंट फ्लो करता है तो किसके कारण कर रहा है, किसके कारण? कौन है इसका मेन रीजन जिसके चलते करंट फ्लो कर जा रहा है? कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर कौन? प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ऑफ द क्या, लिक्विड, है कि नहीं? और यहाँ पर क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हायर पोटेंशियल और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लोअर पोटेंशियल। ये मेरा कंडक्टर है या कोई वायर है? समझ में आ रहा है? तो इसको बस सिंपल देखो, ओम ने देखा इस कंडीशन को और उसने बता दिया। उसने क्या बता दिया भाई? उसने बोला कि जो करंट जो होता है, जो करंट है फ्लो करता है किसके कारण? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। समझ रहे कि नहीं? किसके कारण? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। समझ गए? और बहुत सारा बुक में देखिएगा तो इसको अपोजिट करके लिखा है इस प्रकार से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम लोग भी जब से पढ़ा रहे थे इसी को पढ़ाते हैं, है ना? और बाकी टीचर को आप देखिएगा तो भी पढ़ाएंगे तो आपको यही वाला पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? कारण समझा रहा हूं। देखो थोड़ा सा यहां से इसको जब हटाते हैं तो आपको पता होगा कि एक कांस्टेंट आता है, सुने हैं कि एक कांस्टेंट, यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है कि नहीं? और ये I तो रहेगा ही रहेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को R लिखा जाता है, R इंटू आई, और सजा करके हम लोग लिखेंगे IR। समझ गए? तो हम लोग को ज्यादातर ऐसे याद करना आसान पड़ता है, V इज इक्वल टू IR। समझ गए? बस ऐसे ज्यादा हम लोग ऐसे याद करते हैं, V इज इक्वल टू IR, RI या फिर IR हमको ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए सभी लोग या बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन मेन रीजन समझ पा रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है? पता चल रहा है आप लोग को? ठीक है, तो अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर K आ जाएगा। बहुत सारा बुक में K को G भी लिखा जाता है, समझ गए? और इसको कहा जाता है कंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। बहुत सारा बुक जो है कैपिटल G लिखता है, और मेरे पास एक बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है? K लिखा हुआ, K से कंडक्टेंस ऐसे लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो K लिखेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? V। और ये जो K होता है ना बाबू, ये जो K होता है या ये जो G होता है, ये G किसके बराबर होता है? 1/r के। यहाँ देखो ये वाला 1/r का, फिर ये वाला फॉर्मूला को रिवर्स करोगे यही आ जाएगा। ध्यान से देखो बढ़िया से, समझ रहे हो? G बराबर या K बराबर कितना है ना, कितना लिखेंगे? K इक्वल टू या G इक्वल टू 1/r।
आर से क्या होता है, 1 बाई नीचे रहता है रेजिस्टेंस। आपको नाम याद करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। समझिए, रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला और कंडक्टेंस मतलब नहीं रोकने वाला, उसको जाने देने वाला, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहां से भी आप लिखिएगा 1/r इंटू वी, तो फिर कहां चला जाएगा, v इज इक्वल टू, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा आप लोग को बढ़िया से। तो ऐसे लिखा हुआ, लिखना कैसे चाहिए था उसको, ऐसे ही लिखना चाहिए। क्यों, समझ में आ रहा आप लोग के, है ना। उसको लिखना भी ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि हमको पता है कि इसका जन्म किसकी वजह से हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माने करंट बनेगा। जैसे समझिए आप लोग, जैसे अगर हमने इसको कर दिया 5, तो करंट कितना हुआ रे बाबू, 0 है ना। अगर हमने इसको कर दिया 6, तो करंट कितना हुआ, 1। पता चल रहा है आप लोग के, चल रहा है कि नहीं। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस पे करता है, जिस पे करता है उसको वर्ड लिखा जाता है। समझ गए कि नहीं, किस पे कर रहा है, पोटेंशियल। समझ में आ रहा है आप लोग के। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे चेंज कर दिए हैं, आपको जानकारी के लिए समझ लीजिएगा क्या है, देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिख देंगे और, पता चल रहा है ये वाला, इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए, है ना। अब एक और चीज है कि इसका हम लोग को याद रखना है बाबू, फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर एंड प्रेशर रखेंगे ना बाबू। फिजिकल कंडीशन में क्या रखेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कल आप लोग इसको याद करके आइएगा, आपसे सुना जाएगा क्या है, ऐसे देखो, इफ द फिजिकल कंडीशन, शॉर्ट में लिखा है ना, वहां देखो साफ साफ लिख दिए, ठीक है। फिजिकल कंडीशन, इफ द फिजिकल कंडीशन, किसका बात कर रहे हैं, इसका ना बात कर रहे हैं, है ना, ऑफ अ वायर रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रहा है कि बाबू एक कंडीशन है इसका, ना तो ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर को इसको नॉर्मल रखना पड़ेगा, फिक्स। टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो ओम्स लॉ में ये जो रूल चल रहा है ये फेल होने लगेगा। कैसे फेल होगा, अगला क्लास में आपको अच्छा से बताएंगे। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, देन इसका नाम क्या है, अमाउंट, देन द अमाउंट ऑफ करंट। अब अमाउंट ऑफ करंट क्या करता है, अमाउंट ऑफ करंट, है ना बाबू, फ्लोइंग थ्रू द वायर। और इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको अब यहां लिख दें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल टू द, बताइए ये कौन है जी, टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और ऐसे बोल देंगे, देख लो, अक्रॉस द इंड्स ऑफ द वायर। बुझा रहा, इंड्स, ये भी इंड है और ये भी इंड है ना, अक्रॉस द इंड्स ऑफ द वायर। तो याद कर लीजिएगा, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। ऐसे याद करके अच्छा से आ जाना। और इसी को हम लोग ऐसे दैट इज में लिख लिए, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख लिया। और इसी को सॉल्व किए हैं, और इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं। तो फिर कैसे हो जाएगा, स्टेटमेंट वही रहेगा, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, देन द, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। इसको खाली ऐसे पलट के लिख देना है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, समझ गए। 10वीं क्लास में ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ, 10वीं क्लास का बुक पढ़िएगा आप लोग, ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा हिंदी में, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये हमारा बन के आ चुका है, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आर से स्टार्ट करेंगे, आर के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। इसका यूनिट क्या होता है जी, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, पता है ना, एम्पियर। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। सुने होंगे आप लोग, पहले से याद भी होगा 10 क्लास में, ओम है कि नहीं। तो ओम बराबर क्या हो जाता है, 1 ओम बराबर, देखिए ओम बराबर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, मतलब कि वोल्ट पर एम्पियर। कल यूनिट डायमेंशन फिर अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, चलो।